सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं सीमल हाशमी। मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि IMF शराइत के तहत टैक्स मराद खत्म करने का प्लान तैयार है। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया है। तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 खत्म कर दिया जाएगा, जबकि मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट भी खत्म हो जाएगी। अशरफ खान से मज़ीद जानते हैं। आपको बताएं कि IMF शराइत के तहत टैक्स मराद ख़त्म करने का प्लान तैयार है। 350 अरब की टैक्स छूट ख़त्म करने का फैसला किया गया है। तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 ख़त्म किया जाएगा और अब IMF शराइत के तहत तमाम टैक्स मराद ख़त्म करने का इरादा है। इस हवाले से ये तमाम तर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। 350 अरब की टैक्स छूट ख़त्म करने का फैसला किया गया है और तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। अहम खबर के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। IMF शराइत के तहत टैक्स मराद खत्म करने का प्लान तैयार है। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया है। तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 खत्म कर दिया जाएगा। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा मजीद इस बारे। जी, राय का कहना है कि हुकूमत ने IMF की शर्त के तहत टैक्स मराज खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 को खत्म कर दिया जाएगा। और जराये ने यह भी कहा कि छठे शेड्यूल के खात्मे से 350 अरब रुपए के टैक्स मराज खत्म हो जाएंगी और रवा माली साल पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी जो बजट में 600 अरब रुपए रखा था उसको कम करके 350 अरब रुपए कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पब्लिक फूड आइटम पर टैक्स छूट जो है खत्म किए जाने का इम्कान है और साथ ही जीरो रेटरी सेक्टर पे जो सेल टैक्स की रेट अलग अलग उसको खत्म कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 17% सेल टैक्स आयद कर दिया जाएगा। सनतकारों ने इस पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया और कहा है कि हुकूमत एक तरफ कह रही है कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि अगर हुकूमत 350 अरब रुपए की टैक्स मराद खत्म करेगी तो वो टैक्स ही होगा। टैक्स मराद खत्म होने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ऐसा होने से तामीराती और ज़रूरी मशीनरी पर भी टैक्स मराद खत्म हो जाएंगी। अगर आप ये 350 अरब रुपए के मसावी अगर आप एग्जम्पशंस विड्रॉ कर रहे हैं तो इट टेंटमाउंट्स टू न्यू टैक्सेस फॉर एनीबडी हु वाज एग्जेम्प्टेड। जो पहले जो एग्जेम्पशंस थी अगर मेरे ऊपर से विड्रॉ हो गए, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ या मैं कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ जिसके अंदर जो मेरी कमोडिटी है वो सेल्स टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो फिर आज अगर उसमें सेल्स टैक्स लग गया तो फिर तो वो तो मेरे लिए तो वो सीधा सी बात है कि वो तो टैक्स वाला मामला हो गया। मैं तो समझता हूँ कि इट विल ब्रिंग मोर इन्फ्लेशन इनटू द कंट्री, महंगाई और बढ़ जाएगी। सीपैक की जो एग्जम्पशन है वो भी विड्रॉ हो जाएंगी। फिर कंस्ट्रक्शन मशीनरी के ऊपर, एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर बहुत से ऐसे आइटम हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरी है, वो भी विड्रॉ हो जाएगी। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में वेरिएंट वायरस फैलने के खदशे के बाइस आज से मुल्क भर में बूस्टर वैक्सीन लगना शुरू हो जाएंगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में फैसला किया गया है। NCOC का कहना है कि नए वेरिएंट से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी सेहत, सूबाई वज़राए सेहत और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क भर की कोरोना सूरत हाल और वैक्सीन हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। इजलास में कोरोना मुस्बत केसेज, अमवात की तादाद और नए दाखिल होने वाले मरीजों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आज से मुल्क भर में बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। इजलास में हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज़ायद शहरियों और कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत वालों के लिए बूस्टर डोजेस की मंजूरी भी दी जाएगी। मुफ्त बूस्टर आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जाएगी। इजलास में लाजमी वैक्सीनेशन के हवाले से NCOC की सूबों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत की गई। NCOC का कहना है कि नए वेरिएंट से बचने का वाहिद हल वैक्सीन है। इजलास में बताया गया कि मुल्क भर में अब तक दूसरी डोज न लगवाने वाले अफराद के लिए कॉल सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जा चुका है। कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज के आगाज बारे इब्तदाई हिकमत अमली तो तैयार कर ली गई है। कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज मरहलावार लगाई जाएगी और पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा इस हिकमत अमली पर एग्जीक्यूशन कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, हुकूमत ने वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और आज कोरोना की बूस्टर वैक्सीन की शुरुआत जो है वो मुल्क भर में कर दी गई है। वजारत सेहत का ये कहना है कि कोरोना की वैक्सीन जो बूस्टर डोज का
आगाज़ जो है वो आज से किया जाएगा और सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी और उसके बाद ज़ायद उम्र के अफराद जो 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनको तरजीही बुनियादों पर ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। पहले फेज़ में कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाले अफराद को बूस्टर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी, जबकि पहले मरहले में कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज लगवाना लाजमी नहीं होगा। और आज से मुल्क भर में बूस्टर वैक्सीन का बाकायदा से आगाज़ किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा आपका। इस्लामाबाद में राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जारी है। चेयरमैन नैब के पेश ना होने पर राना तनवीर का कहना था कि डीजी नैब ने झूठ बोला। चेयरमैन नैब लाहौर में थे लेकिन वो लापता अफराद का केस नहीं सुन रहे थे, वो कुछ और कर रहे थे। राना तनवीर ने 1200 अरब का कोरोना फंड में तकसीम पर सवाल उठा दिया। कहते हैं फंड्स की तकसीम बहुत अजीब तरीके से हुई। कोरोना फंड्स में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां भी हुई। बेज़ाब्तियों में बड़ा हिस्सा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का है। इस्लामाबाद में राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर बाजियाबी के समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि मिज़ारी साहिबा आपको इसलिए जहमत दी कि रियासत में एहसास नजर नहीं आ रहा। किसी का लापता हो जाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। जिस चीफ एग्जीक्यूटिव के दौर में शहरी लापता होता है उसकी जेब से फैमिली को मुआवजा क्यों ना अदा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अहम सवाल पर वज़ीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी से राय तलब कर ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता मुदस्सर नारों की फैमिली को आइंदा समाअत तक मुतमईन करने का हुक्म दे दिया है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। जाकर किसी जो मुतनाज़ा ज़मीन होती है, मुतनाज़ा बिल्डिंग होती है, उसमें नहीं रहता। उसमें वो आदमी जाके रहता है जिसको कम पैसों में घर मिल रहा होता। तो ये इंसानी अलमिया है, इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की यौम तासीस के हवाले से, पेशावर जलसे के हवाले से इंप्रेशन चेंज नजर आ रहा है, कुछ ट्रेंड चेंज नजर आ रहा है केपीके में, आपको क्या समझ रहे हैं? क्या देखें, वहाँ तो मुझे ये भी पता चला कि जो अभी बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं केपीके में, कोशिश की पीटीआई ने कि जो निचली सतह के इलेक्शन हैं वो गैर जमाती कराएं। इसलिए गैर जमाती कराएं कि लोग उनका टिकट लेने को तैयार नहीं है वहाँ पे। और इससे आप इस जमात की जो गैर मकबूलियत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सूबे में पिछले 8 साल से हुकूमत में है और केपीके को वो शोकेस करके पेश करते हैं कि हमने वहाँ बहुत कुछ कर लिया है। उस सूबे में वहाँ की हुकूमती जमात जो है वो गैर जमाती इलेक्शंस करवा रही है इसलिए कि उनके लोग टिकट लेने को तैयार नहीं थे। वो तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया जिसके बाद वो मजबूर हो गए और उसके खिलाफ ये फिर अब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो जहाँ ये सूरत हाल हो पीटीआई की और पीपल्स पार्टी का जलसा आपने देखा और पीटीआई के जलसे भी आपने देखे हैं, वो नाकाम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली जो नज़र आ रही है लोगों में वो सिर्फ केपीके तक महदूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में अवाम जो हैं वो इमरान खान की नालायकी और नाअहली की वजह से तंग हैं, बेरोजगारी से तंग हैं। उन्होंने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, वादा किया था 50 लाख घरों का, नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ी है, घर नहीं बने, घर टूटे हैं। तो जाहिर है कि लोग तो इन चीज़ों को देखते हैं और ये ऐसा इशू है जो हर आदमी के साथ वाबस्ता है और लोग, मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शंस में इनका बहुत बुरा असर करने वाले हैं। सिंध में सर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो कानून साजी की गई है उस पर अपोजिशन को काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे बात करेंगे उस पर? और उसी के साथ बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन 2-3 दिन से एहतजाज पे हैं, सारी सिंध में गंदगी फैल गई है हर शहर में, तो उनको तनख्वाहें क्यों नहीं जारी की जा रही? देखें, एक तो जो आपने कहा कि सिंध में अपोजिशन एहतजाज कर रही है, सिंध की अपोजिशन में और यहाँ की हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी आला पाए के नालायक हैं, वो भी आला पाए के नालायक हैं। हमने उनसे कहा था कि जब ये कानून पेश होगा तो आप अपनी जो तरामीम में तजवीज़ करें, उनको कंसिडर करेंगे। और इन्होंने जब वो बिल सब पेश हो रहा था, इंट्रोड्यूस हो रहा था, उसी वक्त शोर मचा के हड़ताल को वॉकआउट करके बाहर निकल के चले गए। इनकी जो तरामीम थी वो हमने टेकअप की, लेकिन कोई मेंबर था ही नहीं तो उस पर बात नहीं हो सकी। अगर वो मौजूद होते तो हम इनकी कई तजावीज़ पर शायद इनके साथ इत्तफाक कर जाते। लेकिन आज भी हम उनके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं और हम बात करेंगे उनके साथ। जो चीज़ें बेहतर होंगी, जो तजावीज़ वो देंगे, जो काबिल अमल होंगी, हम समझते हैं कि सूबे के लोगों के लिए बेहतर होंगी, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके लिए बेहतर होंगी, हम उसको बिल्कुल भी कंसिडर कर लेंगे। जो दूसरी बात आपने कही कि जो हमारे बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन हैं
वो चूँकि अभी नासिर शाह साहब उसको देखते हैं, लेकिन उनके जो मैंने पढ़ा है उनके इश्यूज़ वाकई कुछ ठीक हैं। अच्छा, एक बड़ा मसला है सूबा सिंध में, मुझे नहीं पता बाकी सूबों में ये है कि नहीं है। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया की बात करें, जहां पर ब्लॉक 17 में बैंक डकैती हुई है। मुसल्ला मुल्जिमान बैंक से तकरीबन 10 लाख रुपए ले उड़े हैं। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर वारदात की है, जबकि मुल्जिमान ने कैश काउंटर से रकम लूटी। इसी बारे जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास, बताइएगा इस वारदात बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये तवील अरसे बाद कराची में बैंक डकैती का केस हुआ है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में वाक़या बैंक में मुसल्ला मुल्ज़मान घुसे हैं और 10 लाख से ज़ायद की एक कैश रकम लेकर फरार हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है 4 से 5 मुसल्ला मुल्ज़मान थे जिन्होंने जो है ये वारदात की है। वारदात के दौरान मुल्ज़मों ने सिक्योरिटी गार्ड को भी यरगमाल बनाया और मुसल्ला मुल्ज़मान के हवाले से पुलिस का कहना है कि मुसल्ला मुल्ज़मान गाड़ी पर आए और डकैती की वारदात करके बासानी फरार हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास आपका। आपको बताएं कि मुल्ज़िमान ने असलहे के ज़ोर पर ये वारदात की है और इस हवाले से अब पुलिस ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। नवाब टाउन के इलाके से तालिबा के अगवा का मामला है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ओन बट नामी मुल्जिम ने तालिबा को गन पॉइंट पर अगवा किया और एक्सपो सेंटर के करीब मकान में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। फाहद भट्टी से मज़ीद जानते हैं। फाहद भट्टी, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई की गई इस मुल्जिम के खिलाफ? पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुल्जिम ओन बट नामी जो मुल्जिम है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये गुज़िश्ता रोज लड़की को जो है वो नवाबतुन थाने की हदूद से अगवा किया गया और उसके बाद एक्सपो सेंटर के करीब एक खाली मकान में ऑन बट नामी मुल्जिम ने जो है वो गन पॉइंट पर उसको ज्यादती का निशाना बनाया लड़की को, और जिस पर लड़की की दरख्वास्त पर जो है वो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अभी तक मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश जारी है। जल्द मुल्जिम को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, मुल्जिम की तलाश जारी है। फाहद भट्टी, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी की तालिबा सुंदस की हलाकत का मामला है। पुलिस ने तालिबा की मौत खुदकुशी करार दे दी है। सुंदस के वरसा पोस्टमार्टम कराए बगैर लाश ले गए, जबकि मुतवफ़िया की बहन लारेब का अदालत में पोस्टमार्टम ना कराने का बयान सामने आया है और अदालत से पोस्टमार्टम ना कराने का हुक्मनामा हासिल कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी की तालिबा सुंदस की हलाकत का मामला है। पुलिस ने तालिबात की मौत खुदकुशी करार दे दी है। सुंदस के वरसा पोस्टमार्टम कराए बगैर लाश ले गए, मुतवफ़िया की बहन लारेब का अदालत में पोस्टमार्टम ना कराने का बयान और अदालत से पोस्टमार्टम ना कराने का हुक्मनामा हासिल कर लिया है। महंगाई की लहर मुसलसल जारी है और आपको बताएं कि होंडा के बाद अब यामाहा ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी यामाहा ने मोटर बाइक्स की कीमतों में 6 से 7 हज़ार रुपए तक का इजाफा किया है। तफसीलात जानते हैं। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज, बताइएगा। की कीमतों में इजाफे की वजूहात जो डीलर्स बताते हैं, जो इस वक्त माहिरीन बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतें, जिसकी वजह से पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मोटरसाइकिलों के पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। यामाहा के 4 से 5 वेरिएंट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा ख़रीदे भी जाते हैं, जिनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं 5 से 7 हज़ार रुपये। मेरे साथ डीलर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मोटरसाइकिलें महंगी कर दी, होंडा ने पहले की थी, 2 बार उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं 1 माह में, तो अब यामाहा ने भी कीमतें अपनी बढ़ा दी है। जो इनका 125 है उसकी कम से कम 2 लाख से ऊपर चली गई है प्राइस। गरीब आदमी क्या करेगा, उसकी यही सवारी है, वो गाड़ी तो नहीं ले सकता, मोटरसाइकिल ले सकता है, लेकिन वो मोटरसाइकिल लेने को भी अब गया। हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि सस्ती सवारी थी मोटरसाइकिल और उसकी भी कीमतें महंगी करती हो जा रही हैं। कंपनीज़ को हुकूमत जो है वो नकेल डाले और फौरी तौर पर बढ़ती हुई
موٹر سائیکلوں کی قیمتوں کو قابو کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کے ساتھ پرائیویٹ گارڈز پر پابندی عائد کر دی ہے. کوئی بھی پارلیمنٹیرین قبائلی عمائدین پرائیویٹ گارڈز نہیں رکھ سکتے. پرائیویٹ کمپنیز کے گارڈ صرف بینک میں ڈیوٹی دے سکیں گے. پرائیویٹ گارڈز پر پابندی آج سے نافذ العمل ہوگی. قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ڈپٹی کمشنرز عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کے ساتھ پرائیویٹ گارڈز پر پابندی عائد کر دی ہے. ایون فیلڈ اور جعلی اکاؤنٹس کیسز نیب پروسیکیوٹر بیرسٹر رضوان احمد نے استعفیٰ دے دیا ہے. بیرسٹر رضوان احمد اسلام آباد میں نیب کے اہم مقدمات کی پیروی کر رہے تھے. بیرسٹر رضوان احمد مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلز پر بنی نیب ٹیم کے رکن بھی تھے. اسپیشل پروسیکیوٹر نیب بیرسٹر رضوان احمد نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر رضوان احمد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے اہم مقدمات کی پیروی کر رہے تھے. بیرسٹر رضوان احمد مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلز پر بنی نیب ٹیم کے رکن بھی تھے اور اب انہوں نے ذاتی وجوہات کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا.